मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। LIG गुरुद्वारे पर कार्रवाई करने पहुंचे अमले को देख भड़का सिख समाज का आक्रोश। विवाद की स्थिति बनी। कलेक्टर के साथ चर्चा में 2 दिन में बाउंड्री वॉल का काम शुरू करने पर बनी सहमति। इंदौर में ही चलेगा शहला मसूद हत्याकांड का केस। 1 अगस्त से शुरू होगी ट्रायल। कोर्ट ने दिया फैसला, आरोप भी हुए तय। 60,000 से घटकर 6,000 रह गई मोरों की संख्या। पक्षियों को सहेजने के लिए डेली कॉलेज को मिला फर्स्ट नेशनल बर्ड सेंचुरी का अवार्ड। विद्यार्थियों ने पाया बर्ड एंजल अवार्ड। मॉडलिंग के बाद वो पहले पर्दे पर जलवे बिखेरेंगी हिमांगिनी। फिल्मों के अलावा सुष्मिता के साथ समाज सेवा का भी है इरादा। और भ्रष्टाचार के मुद्दे से डरकर भाजपा ने रची विधायकों की बर्खास्तगी की नौटंकी। कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूरिया ने टीम अन्ना पर भी किए प्रहार। BRTS में बाधक धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के तहत शनिवार को प्रशासन का अमला LIG चौराहा स्थित गुरुद्वारे पहुंचा। अमला कार्रवाई करता इसके पहले उसे समाजजन और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों का भारी विरोध सहना पड़ा। सदस्यों का आरोप था कि अमला बिना किसी पूर्व सूचना के ही कार्रवाई करने पहुंच गया था। विरोध को देख अमले को अपने पांव पीछे खींचना पड़े और मामले में कलेक्टर से बैठक कर चर्चा किए जाने तक कार्रवाई रोक दी गई। BRTS को गति देने के मकसद से प्रशासन ने बाधक धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम भी तेज की है। इसी कड़ी में शनिवार को LIG स्थित गुरुद्वारे पर सुबह ही प्रशासनिक अमला कार्रवाई करने पहुंच गया था। अमले को देख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी व समाज के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के बाबत किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। इसको लेकर टकराव की स्थिति भी बनी और प्रशासनिक अफसर चंद्रमौली शुक्ला व गौतम सिंह कार्रवाई शुरू कर पाते उसके पहले ही गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने कार्रवाई का विरोध कर दिया। कमेटी के सदस्यों और प्रशासनिक अफसरों में तीखी नोकझोंक हो जाने के दौरान कमेटी के आक्रोशित सदस्यों ने गुस्से में अफसरों को शहीद होने तक की बात कह दी। और निजी अतिक्रमण है सरकारी, उसको हटाने के लिए आप जोर कर सकते हैं, ना कि किसी निजी जमीन के लिए। और ये जो आम आपसे सहमति बन चुकी है और उसके बाद फिर आप हमारे को दहशत पैदा कर रहे हैं, ये आपका सरासर गलत है। आप तोड़ दीजिए आप तोड़ दीजिए और इसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, सारे बंदे शहीद हो जाएंगे और ये कुछ नहीं हो सकता। कमेटी ने बताया कि पूर्व में भी प्रशासनिक अफसरों के साथ गुरुद्वारे में बैठक रखी गई थी, जिस पर प्रशासनिक अफसरों ने गुरुद्वारे के पास पार्किंग स्थल बनाने के बाद ही गुरुद्वारे के बाधित हिस्से हटाने का फैसला लिया था। लेकिन अफसरों की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई का कमेटी ने विरोध कर कलेक्टर से चर्चा करने की बात भी कही है। तोड़ने की कार्रवाई करने नहीं आए, वो बिना मतलब शहर में जो सब नए अधिकारी आते हैं तो अपने नए रुतबा लिख की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा, हमसे आप रुतबे की बात मत करो। सिख समाज तो न्योछावर हो जाने वाली कौम है, हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने आपको पहले ही दे दी है, तो फिर अब आपको अन्य बातें करने का कोई कारण ही नहीं है। आज कलेक्टर से भी आपकी कोई चर्चा होनी? अभी हमारी 11:30 बजे उनसे मीटिंग है, उसके बाद में आपको बता दें। करीब 3 घंटे प्रशासनिक अमला गुरुद्वारे पर कमेटी के विरोध के चलते खड़ा रहा, जिस पर कमेटी से चर्चा करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने अमले के बारे में किसी तरह की बात मीडिया से करना उचित नहीं समझा। इसके अलावा 11.5 किलोमीटर लंबे BRTS का नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संजय शुक्ला ने भी दौरा किया।
मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही आयुक्त ने बीआरटीएस कार्य में आ रही अड़चनों पर मौके पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा की। बीआरटीएस में बाधित गुरुद्वारे की दीवार को लेकर उपजा विवाद अब सुलझ गया है। विवाद के बाद रेसिडेंसी कोठी पर गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ हुई अधिकारियों की बैठक के बाद आम सहमति बन गई है। सहमति के बाद अब सोमवार से गुरुद्वारा की बाउंड्री वॉल हटाने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं मस्जिद के बाधित हिस्से को हटाने पर बुधवार को चर्चा की जाएगी। शनिवार सुबह बीआरटीएस में बाधित गुरुद्वारे की बाउंड्री वॉल हटाने पहुंचे अधिकारियों की टीम से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से विवाद हुआ था, जिसकी वजह से कलेक्टर से चर्चा होने तक कार्रवाई रोक दी गई थी। दोपहर में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के साथ हुई प्रबंधन समिति के चर्चा में आखिरकार विवाद सुलझ गया। कलेक्टर ने बताया कि चर्चा के बाद दोनों पक्षों में आम सहमति बन गई है, जिस पर अब सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। वहीं बाधित मस्जिद पर बुधवार को चर्चा की जाएगी। फिर भी बात नहीं बनी तो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर ने दावा दिया है कि बीआरटीएस की सारी बाधाएं अगस्त के अंत तक खत्म हो जाएगी और जहां जहां बाधा खत्म होगी वहां काम भी हाथों हाथ शुरू हो जाएगा। बुधवार से आपका गेट का और टंकी का काम चालू हुआ, जो आपको करना है वो भी प्रारंभ कर देंगे। तो अब ये दोनों काम पैरेलल में चलेंगे, इधर नाले पे भी काम पैरेलल में चलेगा। तीनों काम अपनी अपनी गति पैरेलल पे चलेंगे लगातार, और इसका जो हमको जो जिस टाइम लिमिट में चाहिए तो उस हिसाब से ये सॉल्यूशन हो गया है पूरा, और इसको परसों से उसमें काम करेंगे। मस्जिद वाले आपको बता दूँ, मंगलवार को कमिश्नर साहब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्देश हुआ था, उसमें कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। मंगलवार को हमने बुलाया है, उसकी बैठक 4 बजे। उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले हम लोग के ऊपर ट्रस्ट किया या आप लोग बैठ के कोई चर्चा निकाल लेंगे। अगर वो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट को हम लोग प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के जसबीर गांधी ने भी विवाद समाप्त होने की पुष्टि की। वो जो सहमति थी वही बराबर है उसमें। वो तो जैसा भी हम लोग उचित समझेंगे और देख लेंगे। बहरहाल गुरुद्वारे के बाद अब मस्जिद का बाधक हिस्सा हटाए जाने को लेकर भी सहमति बन जाए तो बीआरटीएस की राह और आगे बढ़े। बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड का केस इंदौर में चलेगा और मामले में 1 अगस्त से ट्रायल शुरू होगी। शनिवार को शहला मसूद हत्याकांड के 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट ने फैसला दिया। इसी के साथ हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं। हत्याकांड में जाहिदा परवेज को मुख्य आरोपी बताया गया है। हाई प्रोफाइल शहला मसूद हत्याकांड के प्रकरण की सुनवाई भोपाल में हो या इंदौर में, इस बात का फैसला शनिवार को न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव की कोर्ट ने कर दिया है। प्रकरण की सुनवाई इंदौर में ही होगी। 5 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। किस आरोपी पर क्या आरोप तय किए गए हैं और हत्याकांड में आरोपियों की क्या भूमिका थी, हम आपको बताते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले हत्याकांड की मास्टरमाइंड जाहिदा परवेज की। जाहिदा परवेज हत्याकांड की मास्टरमाइंड जाहिदा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ध्रुवनारायण सिंह के उसके अलावा किसी अन्य महिला से रिश्ते रहें। बार बार मना करने पर भी ध्रुवनारायण ने शहला मसूद से रिश्ते नहीं तोड़े तो जाहिदा ने हत्या की साजिश रची। अदालत ने जाहिदा पर धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र और 201 सबूत छिपाना के तहत आरोप तय किए हैं। सवा फारूकी जाहिदा परवेज ने सवा फारूकी के साथ मिलकर ही पूरे मामले की साजिश रची। बेहद गरीब घराने से ताल्लुकात रखने वाली सवा जल्द ही अमीर बनने के लालच में साजिश में शामिल हो गई। अदालत ने सवा पर भी धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र और 201 सबूत छिपाना के तहत आरोप तय किए हैं। शाकिब डेंजर जाहिदा से प्यार और पैसे के चक्कर में डेंजर साजिश में शामिल हुआ। हत्या के लिए किराए के शूटर वही लाया और उन्हें हथियार भी उपलब्ध कराए। डेंजर के जरिए ही जाहिदा ने सुपारी की रकम शूटरों तक पहुंचाई। अदालत ने शाकिब पर धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र, 25 आर्म्स एक्ट, 27 आर्म्स और 201 सबूत छिपाना के तहत आरोप तय किए हैं। ताबिश खान हत्या के लिए शूटर तलाशने का जिम्मा शाकिब डेंजर ने इसी को दिया था। शूटर इरफान जिस बाइक पर सवार होकर हत्या करने गया था उसे ताबिश ही चला रहा था। ताबिश खान पर धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र, 25 आर्म्स एक्ट और 27 आर्म्स के तहत आरोप तय किए हैं। इरफान अली रुपयों के लिए हत्याकांड की साजिश का हिस्सा बना।
वारदात के बाद सुपारी की तय रकम भी नहीं मिली। सीबीआई को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची। अदालत ने इरफान पर धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र, 25 आर्म्स एक्ट और 27 आर्म्स के तहत आरोप तय किए हैं। आरोपियों के वकील यावर खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि धारा 91 और 171 के तहत लगाए गए दोनों आवेदनों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों रिवीजन याचिकाओं का निराकरण कर दिया, जिसमें सेक्शन 91 जिसमें हमने दस्तावेज मांगे थे कोर्ट से, उस पर कोर्ट ने कहा है कि अभी प्रॉपर स्टेज नहीं आई है, अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ये लिखकर हमारे आवेदन को खारिज करे हैं कि हमारा राइट बना रहेगा इसके दस्तावेज मांगने के लिए। एक बार ट्रायल चालू हो जाए केस में, ट्रायल चालू होने के बाद जो दस्तावेजों की कमी लगेगी हमको, या तो पॉलीग्राफी टेस्ट हो या नार्को, या जिस तरह के भी हमारे डॉक्यूमेंट हम मांगना चाह रहे हैं, यदि किसी भी तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो कोर्ट ने कहा है कि हम उसे मांग सकते हैं, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद। मतलब अभी विचार करने से इनकार कर दिया। हाँ, कोर्ट ने अभी बोला कि अभी ये प्री स्टेज है, अभी प्रॉपर सही स्टेज नहीं है। एक बार विचारण चालू हो जाए, विचारण चालू होने के बाद हम पुनः अपने संबंधित दस्तावेज, हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेज उनको मांग सकते हैं। सीबीआई वकील हेमंत शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 1 अगस्त से ट्रायल शुरू होगा और गवाहों की संख्या भी बढ़ सकती है। एक आदेश में न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि ट्रायल इंदौर में ही चलेगी और उनके द्वारा जो रिवीजन पेश की थी उसे निरस्त कर दिया। दूसरे आदेश में माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि जो दस्तावेज उन्होंने मांगे थे धारा 91 के तहत, तो जो माननीय अपना स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जो आवेदन निरस्त किया था उसको सही मानते हुए कहा कि जब इनको बचाव का मौका मिलेगा तभी दस्तावेज बुला सकते हैं, फिलहाल उनके आवेदन निरस्त कर दिया। तीसरा आदेश में माननीय न्यायालय ने सभी आरोपी गणों पर आरोप निर्धारित कर दिए हैं। अब प्रकरण में विचारणा की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वहीं सबा फारूकी के वकील सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि केस भोपाल में चले या इंदौर में, हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें न्याय चाहिए। क्षेत्र अधिकार के मामले के अंदर भी क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे? नहीं, क्षेत्र अधिकार के मामले में हमें पूरे न्यायालय पर भरोसा है, हम यहीं पर केस चलवाएंगे। गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की 16 अगस्त 2011 को भोपाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में कुछ खास पता नहीं चलने पर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच के बाद 28 फरवरी 2012 को जाहिदा परवेज और शाकिब डेंजर को गिरफ्तार किया था। 2 दिन बाद ही जाहिदा के मित्र सबा फारूकी और शूटर इरफान अली और ताबिश खान को पकड़ा गया था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। शहर के विकास और विस्तार के चलते खत्म होती हरियाली का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। ऐसे में कुछ संस्थाओं ने मोर के संरक्षण के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में करुणा इंटरनेशनल संस्था चेन्नई की इंदौर इकाई द्वारा दिल्ली कॉलेज को फर्स्ट नेशनल बर्ड सेंचुरी से नवाजा गया। वहीं स्टूडेंट्स को नेशनल बर्ड एंजल अवार्ड भी दिया गया। प्राकृतिक सुंदरता का माहौल शहर में विकास के साथ साथ कम होता जा रहा है, जिसके कारण लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन एक अध्ययन के बाद के आंकड़े बताते हैं कि डेली कॉलेज, कमिश्नर बंगला और रेडियो कॉलोनी क्षेत्र में मोर बड़ी संख्या में आज भी देखने को मिलते हैं। डेली कॉलेज के स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को संरक्षण देने के मकसद से दाना, पानी और सुरक्षित माहौल तैयार करने का काम किया है, जिससे प्रभावित होकर पक्षियों के संरक्षण के लिए काम कर रही करुणा इंटरनेशनल संस्था ने स्टूडेंट्स को नेशनल बर्ड एंजल अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था इंदौर इकाई के चेयरमैन सुधीर खेतावत ने बताया कि गांव का शहरों में हो रहा परिवर्तन और घटते प्राकृतिक माहौल के कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या कम होती जा रही है। Places of Indore city and arranged spots for grain and water. The people of that area were requested to take care, and death ratio was negligible.
In conclusion of our survey, the figure was approximately 6,272 peacocks. I got full cooperation time to time from media and electronic media. Without their cooperation, it was very difficult. सेमिनार में डेली कॉलेज को फर्स्ट नेशनल बर्ड सेंचुरी से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय पक्षी के लिए स्टूडेंट्स ने गीत गाया। इस मौके पर गुलमोहर कॉलोनी में 6 महीने पहले घायल हुए मोर को डेली कॉलेज में बाकी मोर के बीच रखने के लिए छोड़ा गया। गौरतलब है कि इंदौर जिले में 60,000 मोर थे, जिनकी संख्या घटकर अब 6,272 हो गई है। पिछले 10 सालों में 60 लाख पेड़ों को काटा गया है, जिनके कारण प्राकृतिक माहौल खत्म हो गया है और पक्षियों का दाना पानी छिन चुका है। कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश मल दुग्गड़, श्री दौलत जैन, अरविंद जैन, डेली कॉलेज के प्राचार्य और स्टूडेंट सहित बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी मौजूद थे। खाने पीने की खासी शौकीन हिमांगिनी यदू मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2012 का खिताब अपने नाम करने के बाद पहली बार इंदौर आई। मॉडलिंग के बाद रुपहले पर्दे पर जलवे बिखेरने को तैयार हिमांगिनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्ल्ड का खिताब पाने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में हिमांगिनी ने कहा कि विदेशों में आज भी भारत देश को गरीब और सांप व हाथियों का देश माना जाता है। हिमांगिनी ने अपने अनुभव बीटीवी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में साझा किए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमांगिनी यदू। जी हाँ, जिन्होंने हाल ही में मिस एशिया पैसिफिक का अवार्ड जीता है। आइए हम बात करते हैं उनसे। हिमांगिनी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिस एशिया पैसिफिक बहुत बड़ा अपने आप में एक अवार्ड है। इसको जीतने के लिए, इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, ट्रस्ट मी। पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, वर्कआउट एंड आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपका चलने का ढंग, आपके मैनर्स, एटिकेट्स, जनरल नॉलेज, सब कुछ, तो हर चीज़ों पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और मैंने भी करी, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी इसके लिए। हिमांगिनी खाने की बहुत शौकीन है क्योंकि इंदौर की रहने वाली हैं, तो किस तरह से आपने अपनी इन शौक़ को कैसे कम किया? क्योंकि अगर आपको कोई अवार्ड हासिल करना है, ख़ासतौर पर मॉडल जैसी फील्ड में, तो फिर बहुत सारा काबू करना पड़ता है, तो कैसे आपने इन सबको मैनेज किया? बिल्कुल, इंदौर के होते हुए मैं इतनी ज़्यादा फूडी हूँ। ओ माय गॉड, आई एम अ बिग फूडी। और स्ट्रीट फूड और चाट और जंक फूड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बट जब आप वर्कआउट करते हैं और आप 10-10 किलोमीटर दौड़ते हैं और जिम में इतना स्वेट करते हैं, तो आपको एक इनर ड्राइव मिलती है कि नहीं, लेट्स नॉट पुट एवरीथिंग टू वेस्ट। तो आई थिंक वो इनर ड्राइव थी और इतना बड़ा पैजेंट मेरे सामने था जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना था। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच के मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, जलेबी देख के कंट्रोल किया बहुत सारी चीज़ें देख के कंट्रोल किया। सो हाँ जी, यही सब कुछ, इट्स अ ड्राइव विद इन यू एक्चुअली। कैसे आपकी इस करियर की शुरुआत हुई, जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इतने बड़े वर्ल्ड का अवार्ड हासिल करने के लिए शुरुआत की और कैसे इंदौर से आप इंटरनेशनल लेवल पर छाईं? करियर की शुरुआत सबसे पहले मैं 17 इयर्स की थी, उस टाइम पे मिस इंदौर बनी थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी मॉडलिंग करी। फिर धीरे धीरे 1 साल मैंने प्योरली मॉडलिंग करी थी, मैं बॉम्बे में थी और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वॉक किया, इंटरनेशनल फ़ैशन वीक्स करे, नेशनल फ़ैशन वीक्स करे, तो फ़ैशन इंडस्ट्री में रही हूँ। और उसके बाद मैं इंदौर में MBA कर रही थी IIPS से, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैं यहाँ आ गई। सुष्मिता जी आपकी मेंटर रही थी, किस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, कैसे ट्रीटमेंट दिया और कैसे आपको एक राउंड हासिल करने तक पहुँचाया? जी, बेसिकली IMC ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैजेंट करवाती हैं इंडिया में, जिनका फर्स्ट विनर मिस यूनिवर्स जाता है, सेकंड वन गोज़ फॉर मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड। तो सुष्मिता सेन ना सिर्फ इसकी मेंटोर हैं बल्कि फ़ाउंडर हैं, कंपनी उन्हीं की है, वो फाउंडर हैं और मेंटोर हैं और हर गर्ल को पर्सनल लेवल पे ट्रेन करती हैं। मुझे भी किया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और पैजेंट के 1 महीने पहले मैं उन्हीं के साथ में थी, उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे मुझे हर चीज़ सिखाई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। हिमांगिनी, कई सारे राउंड हुए, अलग अलग दौर से आप गुजरी हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ, कभी आप नर्वस हुई कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस तगड़े कंपटीशन में आगे जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी? क्या ऐसा कोई पल आया तब आपने अपने आप में नर्वसनेस फील की हो?
हाँ, कंपटीशन बहुत टफ़ था। पूरे 5 कॉन्टिनेंट की गर्ल्स आई थी। अफ्रीका से आए थे, अमेरिका से आए थे, यूरोप से आए थे और एशिया से आए थे। तो बहुत टफ़ कंपटीशन था। बहुत बार मुझे पैजेंट में ऐसा लगा कि शायद लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं, या मेरी रूममेट ज़्यादा मुझसे बेटर है, या बहुत सारी लड़कियां मुझसे बेटर हैं। तो वहाँ पर हर डे कितना बड़ा चैलेंज होता है और हर चैलेंज में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो हाँ, बहुत सारे दिन ऐसे थे जब मुझे फील हुआ कि शायद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, बट मैं हमेशा अपने गॉड से प्रे करती थी और इंशाल्लाह एवरीथिंग्स गुड। आगे क्या आपके प्लान्स हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहती हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो IMC ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्यूटी पैजेंट जिससे मैं गई हूँ, वो बहुत सारे NGOs के साथ वर्क करते हैं। उनमें से एक है बाल आशा ट्रस्ट, जो बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं। मैं ये साल उन्हीं के साथ कमिटेड हूँ और बाल आशा ट्रस्ट के साथ वर्क करूँगी। प्लस मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी NGOs से जुड़ा हुआ है और ये साल मैं उनके साथ भी, दोनों लोगों के साथ में हूँ। तो मुझे बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है, चाइना, जापान एंड कोरिया और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो हाँ जी, ये 2 NGOs हैं जिनके साथ मुझे वर्क करना है। हिमांगिनी, जिस समय क्वेश्चन आंसर का राउंड चल रहा था, उस समय ऐसा क्या कोइंसिडेंस रहा था कि पहले सुष्मिता जी से भी वही सवाल किया गया हो और आपके साथ भी वही सवाल, ऐसा कोई कोइंसिडेंस हुआ? जी, जब क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि जो सुष्मिता सेन से मिस सुष्मिता सेन से जो क्वेश्चन पूछा था वही मुझसे पूछा उन्होंने। और क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द रियल एसेंस ऑफ अ वुमन। सो दैट वाज द फाइनल क्वेश्चन आई हैड एंड शी, माय मेंटर, शी आल्सो हैड द सेम क्वेश्चन। सो यस, इट वाज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। हिमांगिनी, जब इंटरनेशनल लेवल पर आपने वो क्राउन पहना, उस समय कैसा फील किया आपने, कैसा लगा आपको? वो आपके जीवन का शायद कभी ना भूला जाने वाला पल रहा होगा। तो जानना चाहेंगे कि क्या अनुभूति रही होगी उस समय? मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसा फ़ील होता है उस टाइम पे। आप एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं, बहुत स्कैर्ड होते हैं कि क्या होने वाला है, और फिर फाइनली आपका जब नाम अनाउंस होता है, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ इतना सारा हार्ड वर्क और सब कुछ जब फाइनली चीज़ें आपके फेवर में होती हैं एंड यू गेट द विक्ट्री, तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। और डेफिनेटली आप उसे वर्ड्स में नहीं डाल सकते। मेरी आँखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को। मेरी मॉम ने हमेशा मेरे साथ बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरे डाइट, मेरी हर चीज़ उन्होंने बहुत ख्याल रखी है। मेरे पापा, मेरा भाई, सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे। IMC ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मिस सुष्मिता सेन जो मेरी मेंटोर हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे ट्रेनर्स ने मेरे साथ वर्क किया है। इंडिया कंट्री के बेस्ट ट्रेनर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ वर्क किया है, उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? क्या हर मॉडल, देखा जाता है कि मॉडल्स जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाकर के कदम रखते हैं, तो क्या आप भी कुछ ऐसा करने वाली हैं? क्या आपकी कोई प्लानिंग में शामिल है कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करेंगी? जी, मेरे पास ऑफ़र्स हैं और ऑफ़र्स आ रहे हैं बॉलीवुड से एंड वी आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑफ़र्स। अब बैठ के उनको सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या करना है। बॉलीवुड इज़ नॉट अ बैड प्लेस, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी देयर, बट given the choice that the role should be good and the movie should be good. आने वाले यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो मॉडलिंग की फील्ड में, फिल्म की फील्ड में जाना चाहती हैं, इंडस्ट्री की फील्ड में अपना कदम रखना चाहती हैं? उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से वो तैयारी करें और जैसा आपने क्राउन हासिल किया उस दौर तक वो पहुँचें? जो भी लड़कियां मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले बेसिक स्टेप ये लें कि अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएं। हम जैसा कि देखते हैं बहुत सारी लड़कियां नहीं बताती हैं और अपने घर छोड़ के आती हैं मुंबई, और बहुत सारे गलत रास्तों पे, क्योंकि वहाँ इतना कंपटीशन है, इतना है कि बहुत सारे लोग आपको गलत रास्तों पे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि मैं ये करना चाहती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उससे तो बेटर कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद आप अपने आप में बिलीव रखिए, हार्ड वर्क कीजिए और द वर्ल्ड इज़ योर्स देन। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांगिनी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।
देश भर के महाविद्यालयों को शैक्षणिक उन्नति सहित कई मानक बिंदुओं पर ग्रेड प्रदान करने वाली संस्था नेक के नियमों में हुए संशोधनों से अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बेंगलोर से आए उप सलाहकार ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों को नेक से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी। श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नेक द्वारा 2007 के बाद 2012 में किए गए संशोधन की जानकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दी गई। बेंगलोर से जानकारी देने आए नेक के उप सलाहकार डॉक्टर BS मधुकर ने प्राचार्यों को बताया कि ग्रेड हासिल करने के लिए महाविद्यालय किस प्रकार से शैक्षणिक उन्नति, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं, विकास और गुणवत्ता के मानक पर ध्यान दे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वैष्णव महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि मुख्य रूप से कार्यशाला का आयोजन नेक के मूल्यांकन में किए गए परिवर्तन से प्राचार्यों को अवगत कराने के लिए किया गया। कॉलेज ऐसे हैं जो कि नेक एक्रेडिटेशन प्रोसेस में हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका नेक एक बार हो गया है और पुनः नेक करवाने की प्रोसेस में है। और चूँकि इसके अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, अभी 2007 में नई मेथोडोलॉजी बनी थी, अभी 2012 में इसमें वापस परिवर्तन किए गए हैं। तो परिवर्तन जो किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, नए फॉर्मेट क्या होंगे इसकी जानकारी देने के लिए, क्योंकि नेक के अंदर जो मूल्यांकन का आधार होता है जिसे हम क्राइटेरिया बोलते हैं, उसमें एक तो करिकुलम होता है जिसे हम सिलेबस बोलते हैं, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है। कार्यशाला में 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बड़वा, देपालपुर, खंडवा सहित शहर के महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा डर गई थी। इस वजह से उसने कांग्रेसी विधायकों की बर्खास्तगी की नौटंकी की है, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का। भूरिया ने विधायकों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए टीम अन्ना और रामदेव को भी घेरा। भूरिया ने सवाल खड़ा किया कि टीम अन्ना और रामदेव को प्रदेश की सत्ता पर काबिज भ्रष्ट नेता क्यों नजर नहीं आते। मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने ताज़ा मुद्दों पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भूरिया से कांग्रेसी विधायकों की बर्खास्तगी और अब बहाली के प्रयास के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में चर्चा से डर गई थी, इस वजह से वो नौटंकी कर रही थी। भूरिया का कहना था कि अगर सदन में चर्चा होती तो मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसते। भूरिया का कहना था कि जब भाजपा के विधायक भी आसंदी पर गए थे तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की। 2 कांग्रेस के विधायकों को शहीद किया उन्होंने, क्योंकि प्रजातंत्र में विधानसभा एक ऐसा मंच है, वहां पर प्रदेश की जनता और प्रदेश के हित विकास के लिए बात उठाते और सरकार से पूछने का वहाँ पर उचित मंच होता है। उस मंच के ऊपर पूछ के सरकार से पूछा जाए, भाई आपने प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप सूर्यवंशी और आपका क्या रिश्ता, क्या जवाब दो। आपके सुधीर शर्मा और आपके मेरा पदाधिकारी दोनों, एक मीडिया के देश पदाधिकारी दिलीप सूर्यवंशी और ये शिक्षा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है सुधीर, दोनों पदाधिकारी यहाँ अरबों खरबों की संपत्ति मिली है, 8 साल के अंदर मालामाल हो गए। उसका जवाब दो, वो कोई जवाब दे नहीं रहे। खरीद माफिया, उनके जवाब दे नहीं रहे। आज प्रदेश की भारत सरकार इतना पैसा भेजा है, उन पैसा का भ्रष्टाचार में बलि चढ़ी, उसका जवाब तो कोई देने के लिए नहीं। अब उस बात को लेकर उन्होंने 2 विधायकों को बर्खास्त किया, वो बात। और दूसरा, विधानसभा घेरने के लिए तो जो पूरा प्रदेश इकट्ठा था कल,
और वहाँ पे डर के मारे उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए निलंबित स्थगित कर दी। ये सारी चीजें आज सामने हैं, तो ये अपने कारनामे से अलग हटके पकड़ा रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोगों ने ये कल किया और कल भारतीय जनता पार्टी के आरएससी से गुंडे कल काले शर्ट पहन के आके अंदर घुस के कई लोगों के साथ मारापीटी की और वहां पे मथरा उन्होंने किया। पुलिस प्रशासन उनका कार्यकर्ता बनके वहां पर कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा था, महिलाओं को पकड़ के रोड के ऊपर घिसट रहे थे। ये मेरे सरकार की कानून नाम की कोई चीज नहीं, ये सरकार कर्मचारियों और प्रशासन को आगे करके ये सब सारा लोगों पर अत्याचार कर रही है। इस विरोध में हमने कल पूरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे और सरकार घबराई और उन्होंने ये सारी लाठीचार्ज की और अश्रु गैस की और सब कार्रवाई हुई। भूरिया ने भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बारे में आरोप लगाया कि काले कपड़ों में आरएसएस के गुंडे आए थे जिन्होंने स्थिति बिगाड़ी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भूरिया से रामदेव और टीम अन्ना के आरोप के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों के पीछे आरएसएस है, जैसा संघ चाहता है वैसा दोनों करते हैं। भूरिया ने सवाल उठाया कि टीम अन्ना को केंद्र के मंत्रियों के भ्रष्टाचार नजर आते हैं, प्रदेश के भाजपा नेताओं के क्यों नहीं। रामदेव जी और अन्ना हजारे के पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खड़ी है, वो सारा खेल करवा रही है। ये कहना रामदेव बाबा और अन्ना हजारे को मोहरा बना रखा है, उनके पास मेरा कोई कार्यकर्ता उनको ये नहीं था, वो देश की जनता को गुमराह करे। अब जनता उनके बीच आने का बात में आने वाली नहीं है। आज उनके बना सारी हालत और बाबा रामदेव संत है, उनको इस तरह से राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर कोई बात सरकार खुद ही काला धन के ऊपर गंभीर है, भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से गंभीर है, हर तरह से सारा कार्रवाई कर रही है, हर आज वो भ्रष्टाचारियों को छापे डाले तो ये बचा रही। रामदेव क्यों नहीं बोल रहा मध्य प्रदेश में? अन्ना हजारे क्यों नहीं आके धरना दे रहे, अनशन कर रहे कि इतना भ्रष्टाचार गले 14 मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लोकायुक्त में है, भाजपा के सब नेता उन्होंने छापे पड़े उनके। भूरिया ने चर्चा के दौरान नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का ठिकरा प्रशासन के सिर फोड़ा। जल्द ही वन विभाग में वन कर्मियों की नई भर्ती की जाएगी और वन्य कर्मियों के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं राला मंडल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होते ही काम को गति मिलेगी। यह बात प्रदेश के वन मंत्री सरताज सिंह ने शनिवार को वन कर्मियों के लिए बनाए गए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स के लोकार्पण अवसर पर कही। वन मंत्री सरताज सिंह शनिवार को इंदौर की संक्षिप्त यात्रा पर थे। उन्होंने वन कर्मचारियों के लिए बनाए गए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वन मंत्री सरताज सिंह ने कहा कि आपके माध्यम से ही वन सुरक्षित है। जल्द ही क्वार्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और वन विभाग में कर्मचारियों की नई भर्तियां भी की जाएगी। और जो स्टाफ की कमी है उसमें नई भर्तियों का कार्यक्रम भी हम कुछ तो किया है और कुछ और आगे शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार सभी प्रयासों से हमारे जो कर्मचारी कुछ सुविधाओं से वंचित थे उनको वो सुविधा मिल जाए, रहने की व्यवस्था मिल जाए, पढ़ाई की व्यवस्था मिल जाए, प्रमोशन मिलने लगे, ये सब प्रयास हैं। और जहाँ तक वनों का प्रश्न है तो वन तो आप ही लोगों के माध्यम से सुरक्षित रह पाएंगे। नवनिर्मित क्वार्टर्स के अवलोकन के बाद बीटीवी से चर्चा में वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बारिश के मौसम में प्लांटेशन का काम अच्छा चल रहा है। अवैध कटाई में कमी आई है। वहीं राला मंडल के विकास के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बिंदुओं पर क्लियरेंस मिली है। जमीन का क्लियरेंस मिलते ही काम में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, उसकी अनुमति हमको सुप्रीम कोर्ट से लेना था। एक बहुत लंबा रास्ता था जो हमको चलना था और इस बात की प्रसन्नता कि अभी अभी हमको क्लियरेंस मिला है। अभी भी 1-2 क्लियरेंस हमको चाहिए, इसलिए उसमें गति कम है। तो क्लियरेंस मिल चुका है या और अभी सुप्रीम कोर्ट का क्लियरेंस मिला है रोपवे के लिए। अभी जो डाइवर्शन का मिलना है, लैंड डाइवर्शन का, और कुछ ज़मीन चाहिए, अभी वो बाकी है। वो सब मिलने के बाद ही ये राला मंडल का जो प्रोजेक्ट है गति पकड़ेगा। बहुत ही औपचारिक रहे इस कार्यक्रम में सिर्फ वन कर्मियों और उनके परिवार के सदस्य ही उपस्थित थे, जबकि भाजपा का कोई भी नेता उनके कार्यक्रम और उनके साथ या उनकी अगवानी के लिए नजर नहीं आया।
यातायात पुलिस ने शनिवार शाम LIG तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। भारी भरकम मामले के साथ खुद यातायात DSP प्रदीप चौहान ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान LIG तिराहे पर भारी गहमा गहमी रही। LIG चौराहा इन दिनों यातायात पुलिस के लिए खास जगह बना हुआ है। बीते कई दिनों से यहां पुलिस वाहनों की चेकिंग में लगी हुई है। शनिवार को खुद DSP यातायात के निर्देशन में वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 2 पहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन, कार वगैरह की लंबी कतारें लग गई। DSP ने खुद कई वाहनों के कागजात और वाहन चेक किए। DSP यातायात ने बताया कि कई बगैर नंबर की गाड़ियां और कई बगैर कागजात चल रही गाड़ियों के चालान बनाए जा रहे हैं। आज ही नहीं, ये तो लगातार चेकिंग चल रही है। ट्रैफिक के द्वारा सुबह और शाम को 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को विभिन्न चौराहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। ऐसे वाहन जिन पर नंबर प्लेट नहीं है और ऐसे वाहन जिन पर 2 सवारी के बदले में 3 सवारी बैठी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह आज ये भी चेकिंग चल रही है। गौरतलब है कि इंदौर में एक और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बगैर नंबर के वाहन भी बड़ी संख्या में शहर में चल रहे हैं। लड़का पैदा नहीं होना और दहेज के लिए ससुराल द्वारा प्रताड़ित करने पर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को पति सहित 5 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 1 मार्च 2010 को पंचशील नगर निवासी मोनिका वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मोनिका के पति आशीष वर्मा, उसके मामा ससुर सुरेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा, मामी सास रश्मि वर्मा और संगीता वर्मा को शनिवार को न्यायाधीश भावना साधो ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि ससुराल वाले मोनिका को दहेज के लिए और लड़की पैदा होने पर प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दिनांक 1/3/2010 का है, जब आरोपीगण ने मृतिका मोनिका पति आशीष वर्मा को दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए तथा उसके पश्चात पुत्री होने पर उसके साथ मारपीट करते थे और आए दिन उसे परेशान करते थे, जिसके समर्थन में अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों को कराया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विश्वास करते हुए आरोपीगण को धारा 304B में 10 वर्ष के कारावास से तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से तथा 498A में की धारा में 3 वर्ष के कारावास से और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में 15 गवाहों के कथन पर अदालत ने आरोपियों को धारा 304 और 498 के तहत सजा सुनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को अधर्मी पार्टी करार दिया है। भूरिया ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत के समय ये बयान दिया। सिरपुर क्षेत्र से शनिवार को बोलबम कांवड़ यात्रा उज्जैन के लिए रवाना हुई। कांग्रेसी नेता गोलू अग्निहोत्री द्वारा हर साल निकाली जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, सांसद सज्जन सिंह वर्मा सहित शहर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। भूरिया ने यात्रा की शुरुआत के समय बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें एकता में अनेकता नजर आ रही है, वहीं भाजपाई धार्मिक यात्राओं को भी राजनीतिक रंग दे देती है। भूरिया ने भाजपा को इस दौरान अधर्मी पार्टी तक कह दिया। और अधर्मी वो है जो राजनीति करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये अधर्मी है, ये राजनीति करते लोगों को वहां घुस के फिर अपनी राजनीति करने का काम करते। तो कांग्रेस धर्म के साथ राजनीति नहीं करती। हमेशा हम हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारी जो संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा कल्चर है, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि उसमें लोग जुड़े और अच्छे संस्कार मिले। पर भारतीय जनता पार्टी अधर्मी लोग ये अच्छे संस्कार को खत्म करने के लिए सारी साजिश करते हैं, उन साजिशों को दूर रहना चाहिए। यात्रा में करीब 2000 कांवड़ यात्री उज्जैन के लिए रवाना हुए। यात्रा संयोजक गोलू अग्निहोत्री ने इस दौरान बताया कि यात्रा 3 दिनों में पूरी होगी। केंद्र सरकार के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को फुटकर और छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र बताकर अब भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। आगामी 23 जुलाई को भाजपाई विरोध स्वरूप कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश स्तर पर आयोजित इस विरोध के बाद अगस्त में अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध जंतर मंतर पर दर्ज कराया जाएगा।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोपीकृष्ण नेमा और नगर संयोजक प्रेम नारायण बाहेती ने बताया कि केंद्र की कांग्रेस सरकार देश के फुटकर और छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उनके व्यापार को ठप करने का प्रयास कर रही है। केंद्र द्वारा लागू किया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लघु, फुटकर, थोक और खाद्य व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसमें संशोधन की मांग को लेकर भाजपाई 23 जुलाई को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद देशव्यापी विरोध के तहत अगस्त में जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना देंगे, जिसमें देश भर के व्यापारी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार से व्यापारियों के लिए आयोग बनाने की मांग करेंगे। 5 मांगे हमने बताई। पूरे देश में 23 तारीख को राजधानी स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम इसको जिले स्तर पे कर रहे हैं और हमारे संगठन के जो 55 जिले हैं, हर जिले में ज्ञापन कलेक्टर को वहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम हम भेज रहे हैं। 5 मांगे हैं। FDI का 51%, वायदा बाजार का प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में तुरंत संशोधन, GST का जो 3 पॉइंट पे लगाने का उनने किया उसे 1 पॉइंट पे किया जाए और एक व्यापारी सुरक्षा आयोग या व्यापारी आयोग बने जिसमें देश के तमाम व्यापारी प्रतिनिधि हों, राज्यों के प्रतिनिधि हों। उसके बाद सरकार उनसे राय मशवरा करके कानून बनाए। ये 5 मांगे पूरे हिंदुस्तान में 23 तारीख को ये आंदोलन है, लेकिन दूसरे राज्यों में राजधानी स्तर पे होगा। मध्य प्रदेश में इसे हमने जिले स्तर पे किया है। अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर 23 जुलाई को प्रदेश के 55 जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज। लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट कंपनी की मनमानी के चलते धंधे में नुकसान की बात कही है। कोई भी व्यापारी मिल से माल नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे सभी व्यापारियों के धंधे ठप हो गए हैं, जिसके चलते परेशान व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ SSP को ज्ञापन दिया। लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने बाणगंगा ट्रांसपोर्ट एवं यादव ट्रांसपोर्ट पर तानाशाही व मोनोपोली करने का आरोप लगाया है। शनिवार को व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में SSP से मिले। व्यापारियों ने बताया कि दर्जनों व्यापारियों का माल रोजाना सावेर रोड रोलिंग मिल से हाथीपाला लाया जाता है, लेकिन समस्या यह है कि बाणगंगा ट्रांसपोर्ट के ही ट्रक इस रूट पर चलते हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट मालिक मनमानी करने पर उतारू है। परेशान व्यापारियों ने SSP को ज्ञापन देकर अपनी परेशानी से अवगत कराया। चल रही थी और आग अब चिंगारी के रूप में सारे व्यापारी प्रेम और स्नेह से जीना चाहते हैं सर। किसी के साथ इस तरह का कोई नेगेटिव तरह लोग हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लोग मिलों से सब लोग। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 220 रुपये से बढ़ाकर भाड़ा 300 रुपये कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों को धंधे में नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं और उन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया है और हमारा टोटल माल सावे रोड पे फैक्ट्री में जमा हो गया है। कोई भी माल वहाँ से नहीं उठ रहा है। 220 रुपये से एकदम 300 रुपये का उन्होंने भाड़ा कर दिया है, जो हमारे लोहा व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों को नहीं पुसवाता। लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं कि ट्रांसपोर्ट ने रोलिंग मिल वालों को चेतावनी भी दी है कि व्यापारियों को माल नहीं दिया जाए। गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने शहर में 2 दिवसीय फार्मा मीट का आयोजन किया। मीट में खास तौर पर फार्मा पढ़ने वाले विद्यार्थी को फार्मा जगत की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे फार्मेसी पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर रोजगार मिल सकेगा। गुजराती कॉलेज ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन जयेश शाह ने बताया कि 2 दिवसीय फार्मा मीट में फार्मा कंपनी के मालिकों ने फार्मेसी छात्रों को कंपनी में जॉब करने के गुर सिखाए। अनुभवियों ने मीट में बेहतर जॉब प्लेसमेंट के लिए किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, इससे भी विद्यार्थियों को अवगत कराया। प्रैक्टिकल वर्क करने जाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो स्टूडेंट को जब फैक्ट्री में जॉब करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ता है। उसके लिए ये 2 दिवसीय फार्मा मीट रखी गई है। फार्मा मीट के अनुसार फार्मा मीट में
स्टूडेंट सब फैक्ट्री के मालिकों से, केमिस्टों से, एनालिटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग मैनेजर सबसे मुलाकात भी करेंगे और साथ साथ में इन लोगों को इन सब फैक्ट्रियों में जॉब प्लेसमेंट का ऑफर भी है। फार्मेसी मीट में मेडिसिन कंपनी के मालिकों ने फार्मेसी के छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना भी की। आयकर विभाग ने सर्विस टैक्स को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में विभाग के अधिकारियों ने सर्विस टैक्स की सीमाओं पर चर्चा की। शनिवार को आयकर विभाग में सर्विस टैक्स को लेकर सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार में उपस्थित कर्मचारी जो कि सर्विस टैक्स वसूलने का काम करते हैं, उन्होंने सवाल जवाब किए, जिस पर स्पीकर ने बताया कि न्यूज़पेपर हो या पब्लिक प्लेस, दोनों में से किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति विज्ञापन देता है तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। बेसिक पर्पस क्या है कि जो सर्विसेज स्टेट लिस्ट में है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, लेकिन उससे रिलेशन में कोई सर्विस ले रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि अपन वो भी टैक्स दें। टैक्स प्रैक्टिशनर सेक्रेटरी ने बताया कि सेमिनार में सभी कर्मचारी जो कि फील्ड में रहते हैं, उन्हें सर्विस टैक्स की सीमाओं की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि शासन सबसे ज्यादा रेवेन्यू सर्विस टैक्स के माध्यम से ही वसूलता है। प्रीतमलाल दुआ सभागृह में शनिवार को वरिष्ठ कवि और पूर्व रेलवे एसपी आनंद पचौरी के एक काव्य पाठ का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान उनके काव्य संग्रह संभावनाओं के पार पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। स्वाति कदम और रोटरी क्लब ऑफ इंदौर संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि आनंद पचौरी के काव्य संग्रह का एकल पाठ हुआ। पचौरी ने अपने काव्य संग्रह संभावनाओं के पार में से कविता तस्वीर के पीछे का पठन किया। तुम कैसे समझ पाओगे कि भूकंप क्षणिक ही नहीं होता? तुम कैसे समझ पाओगे कि भूकंप क्षणिक ही नहीं होता? एक गहन अंतर्द्वंद और परिवर्तन की क्रांति बहुत गहरे प्रतीक्षा तक रहती है। मौन या तस्वीर जो तुम देख रहे हो या कुछ और नहीं, उसी भूकंप की पूर्व अभिव्यक्ति। कार्यक्रम में पचौरी की नई पुस्तक संभावनाओं के पार का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि कृष्णकांत निलोसे, प्रसिद्ध कवि ओम भारती के अलावा ख्यात कवि संदीप श्रोत्रिय सहित बड़ी संख्या में कविता प्रेमी मौजूद थे। शहर के व्यस्ततम इलाके स्थित यूनियन बैंक की स्थानीय शाखा में रुपए जमा कराने गई बुजुर्ग शिक्षिका का बैग नाबालिग लड़की लेकर फुर हो गई। हालांकि उसकी व उसके हमउम्र साथी की करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसी आधार पर पुलिस नाबालिग आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शनिवार तकरीबन 1 बजे गोकुलगंज निवासी सुश्री नीलिमा बातकर एक थैली नुमा बैग में 80,000 रुपए लेकर सांघी स्ट्रीट स्थित यूनियन बैंक पहुंची। वह इन पैसों की फिक्स डिपॉजिट करने की प्रक्रिया पूरी कर रही थी। इसी बीच काउंटर पर रखा बैग करीब 10 साल की बालिका उठाकर चलते बनी। इस दौरान बैंक परिसर में खासे ग्राहक थे। शायद बच्ची होने के कारण किसी को उस पर शक नहीं हुआ और वो आराम से बैग लेकर फरार हो गई। कुमारी नीलिमा ने जब कागजी कार्रवाई कर काउंटर पर रखा बैग उठाना चाहा तो उन्हें झोला कहीं नजर नहीं आया। वे तत्काल मैनेजर के कक्ष में पहुंची। बैंक कर्मियों ने भी बैग की तलाश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। अंततः पुलिस को सूचना दी और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा तो उसमें साफ दिखाई दिया कि एक बालिका व उसी उम्र का बालक काफी देर से बुजुर्ग शिक्षिका पर नजर रखे हुए थे। उनका ध्यान चूकते ही बालिका बैग लेकर आसानी से बैंक परिसर से बाहर निकल गई। सुश्री बातकर ने बताया कि वे अविवाहित हैं तथा घर पर ही ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाती हैं। आज सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा से 80,000 रुपए निकालकर यूनियन बैंक की स्थानीय शाखा में फिक्स डिपॉजिट करवाने आई थी। उसी दौरान ये घटना हो गई। बैंक ऑफ इंडिया। कौन लेके गए? आपने देखा किसी को बैग? ये लड़की एक में यहाँ यूनियन बैंक में यहाँ अभी खाना पूर्ति कर रही थी तो एक लड़की मेरे को दिखी थी यहाँ पर, तो मैंने कहा होगी कोई। एक बार मैंने देखा तो वो थोड़ी अलग हट गई। फिर मैंने वहाँ बैग रखा, थोड़ा लिखा पढ़ी करने लगी, उसमें मैं लेके क्या उम्र होगी उसकी? 10 साल। पुलिस के मुताबिक संभवतः नाबालिग आरोपी बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा से ही शिक्षिका के पीछे लग गए थे तथा यूनियन बैंक में मौका मिलते ही बैग लेकर फरार हो गए। इंडिया में कोतवाली चौक के पास जमा करने आई थी। वहाँ पर काउंटर पर खड़े होकर बैग को नीचे रखकर अपने काउंटर पर से फॉर्मेलिटीज स्लिप वगैरह भर रही थी। बाद में हमने थोड़ी देर बाद देखा कि वो बैग उनका वहाँ नहीं मिला। बैंक के फुटेज वगैरह पर देखा तो उसमें एक 10 साल की नाबालिग बच्ची है, 2 चोटी वाली है, नीले रंग का जीन्स पहने, काले रंग का टॉप है, फुल स्लीव्स वाला, और 2 चोटी है। वो लड़की को बैग ले जाते हुए देखा।
उसके साथ में एक बच्चा और था, वो भी नाबालिग बच्चा है, जैसा 10-12 साल का बच्चा होगा, काला फुल पैंट और सफेद फुल स्लीव्स पहना है। उसकी सूचना पर अभी अपना दर्ज किया जा रहा है, उसकी तलाश कराई जा रही है। दोनों बच्चे मीडिया के आधार पर उनकी तलाश कराई। वीडियो फुटेज में जिस तरह से वारदात दिखाई दे रही है, उससे लगता है दोनों नाबालिग बालक बालिका खासे प्रशिक्षित है। शायद इसलिए वे इतनी कम उम्र के बाद तल्लीनता से वारदात को अंजाम दे गए और भरे पूरे परिसर में किसी को भनक तक नहीं लगी। कोतवाली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर बैंक फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मऊ में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने देर रात पुलिस लाइन स्थित अपने घर में जहर खा लिया था। महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मामला MIG थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन क्वार्टर का है। महू में पदस्थ सब इंस्पेक्टर जगदीश झामरे का परिवार यहां रहता है। झामरे की पत्नी निर्मला ने रात को कोई जहरीली वस्तु खा ली थी। निर्मला को परिजनों ने इलाज के लिए CHL अस्पताल में भर्ती किया था, जहां सुबह उनकी मौत हो गई। निर्मला ने खुदकुशी क्यों की फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक पारिवारिक विवाद में निर्मला ने ये कदम उठाया है। मामले में MIG पुलिस जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने 2 कुख्यात फरार इनामी बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों पर भिलवाड़ा राजस्थान में सनसनीखेज हत्या सहित आधा दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस को आरोपियों की सरगर्मी से तलाश है। आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को आला अधिकारियों ने पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने राजस्थान से फरार कुख्यात इनामी बदमाश सचिन पिता जगदीश सिंह तोमर और पुच्ची उर्फ सुरेश जैन को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी बेहद शातिर हैं। आरोपियों पर हत्या सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कट्टा और एक खटकेदार चाकू बरामद किया है। ASP मनोज रॉय ने बताया कि आरोपियों ने भिलवाड़ा राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों पर राजस्थान पुलिस महानिर्देशक ने इनाम घोषित किया हुआ है। इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सचिन तोमर के विरुद्ध इंदौर में 26 अपराध विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। इसके विरुद्ध थाना संयुक्तागंज एवं थाना रावजी बाजार में 4 अस्थायी वारंट लंबित हैं। पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा उस प्रकरण में गंभीर प्रकरण होने के कारण इनाम भी घोषित फरारी इनाम अपराधियों पर किया गया था। ये बहुत ही सनसनीखेज अपराध था, जिसमें बड़े ही फिल्मी अंदाज में 2 स्कॉर्पियो से उस जेल वाहन को घेर के बदमाशों द्वारा अंधाधुंध कार्बाइन, राइफलें एवं पिस्टलों से फायरिंग करके भानु प्रताप एवं पुलिस कर्मचारियों की हत्या की गई। कितनी हत्या हुई दोनों? इसमें 3 लोगों का हत्या हुआ था। इसमें पहले भानु प्रताप ने शिवराज सिंह नाम के जो आरोपी था, उसके भाई बबलू की हत्या की थी। उसके प्रतिशोध में इन लोगों के द्वारा ये घटना की गई, ऐसा प्रथम जानकारी उन्होंने बताया। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनको इंदौर में ही गिरफ्तार किया गया है। बाईपास पे सूचना मिली थी कि आ रहे हैं। हम लोगों की टीम लगातार जयपुर और उज्जैन में इनका पीछा कर रही थी। आते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे थाना भंवर कुआं में इनकी कार्रवाई कराई जा रही है। थाना बिजुलिया, जिला भीलवाड़ा के पुलिस से भी संपर्क कर लिया गया है। उस प्रकरण में वहाँ की पुलिस भी यहाँ आ रही है और इनसे पूछताछ करके आगे पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अन्य कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। उधर एक अन्य मामले में भी क्राइम ब्रांच को महती सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने चिंचोली जिला बैतूल से डकैती कर फरार हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। शहर में लगातार हो रहे सनसनीखेज अपराधों के बाद अलर्ट हुई इंदौर पुलिस सरोज डोसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। इसी तारतम्य में जगह जगह छापेमारी व पतारसी की जा रही है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि बैतूल थाने का निगरानी बदमाश पयज त्रिपाठी इंदौर में रह रहा है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से धर दबोचा। इंदौर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर MS सैयद और उनकी टीम को साथ में लगाया गया था। जानकारी प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल पयज त्रिपाठी नाम का युवक यहाँ इंदौर में काम कर रहा है। घेराबंदी करके ट्रेजर आइलैंड में भारत मैट्रिमोनी.com के ऑफिस से पयज नाम के युवक को पकड़ा गया
उससे पूछताछ में चौंकाने वाली बात है कि मई से वो यहीं पे काम कर रहा था और इसी बीच में वो अपने साथियों के साथ जाके उसने थाना चिचोली के ग्राम मलाज खंडपुर में डकैती की घटना करी थी। पयज से पूछताछ में पता चला है कि वो एक कुख्यात गुंडा है जिस पर महाराष्ट्र के नागपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल में वाहन चोरी, लूट, मारपीट के करीब 13 प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई के बाद बैतूल पुलिस को आरोपी को सौंप दिया गया। आरोपी पर बैतूल, छिंदवाड़ा, चिचोली व नागपुर महाराष्ट्र थाने में कुल 13 अपराध दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार रात चोरों ने सूर्यदेव नगर में वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाकर चोर 22,000 रुपए नकद सहित करीब 60,000 का माल ले उड़े। सूर्यदेव नगर में रहने वाले उमेश कुमावत के यहाँ शुक्रवार रात चोरों ने अपना करतब दिखाया। परिवार के सदस्य जब सुबह उठे तो सामान बिखरा और माल गायब मिला। 22,000 रुपए नकदी सहित करीब 60,000 का माल नदारद था। उमेश कुमावत ने बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया था। कब हुई चोरी आपके? रात को 6 के बीच में सुबह। अच्छा, क्या क्या ले गए हैं? कुछ नकदी लेके गए 20-22 हजार और 2 LG के मोबाइल है। हाँ। और अलावा कुछ 2-3 रकम लेके गए। कितने की रकम? एक तो उसकी कान की झुमकी है और एक मंगलसूत्र। कितने का होगा ये? करीब 40,000 की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। LIG गुरुद्वारे पर कार्रवाई करने पहुंचे अमले को देख भड़का सिख समाज का आक्रोश। विवाद की स्थिति बनी। कलेक्टर के साथ चर्चा में 2 दिन में बाउंड्री वॉल का काम शुरू करने पर बनी सहमति। इंदौर में ही चलेगा शहला मसूद हत्याकांड का केस। 1 अगस्त से शुरू होगी ट्रायल। कोर्ट ने दिया फैसला। आरोप भी हुए तय। 60,000 से घटकर 6,000 रह गई मोरों की संख्या। पक्षियों को सहेजने के लिए डेली कॉलेज को मिला फर्स्ट नेशनल बर्ड सेंचुरी का अवार्ड। विद्यार्थियों ने पाया बर्ड एंजल अवार्ड। मॉडलिंग के बाद वो पहले पर्दे पर जलवे बिखेरेंगी हिमांगिनी। फिल्मों के अलावा सुष्मिता के साथ समाज सेवा का भी है इरादा। और भ्रष्टाचार के मुद्दे से डरकर भाजपा ने रची विधायकों की बर्खास्तगी की नौटंकी। कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूरिया ने टीम अन्ना पर भी किए प्रहार।